नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट अर्थशास्त्र का एक पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है? ए, उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है। बी, साधनों की सभी इकाइयां समान हैं। सी, प्रतिफल भौतिक रूप से मापे जाते हैं। और डी, उपयुक्त सभी। तो पैमाने के प्रतिफल सभी अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए सही आंसर 1 का डी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होगा? उत्पादकता सिद्धांत से, उपभोग स्थगन सिद्धांत से, समय अधिमान सिद्धांत से, उपयुक्त सभी से। तो साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान सिद्धांत जो है वह उपभोग स्थगन सिद्धांत के रूप में स्पष्ट होगा। तो सी, बी आंसर सही है 2 नंबर प्रश्न का। अगला 3 नंबर प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर छांटिए। तर्कसंगतता या तर्कसंगत संगति, बी, सकारात्मकता और डी, अपूर्ण से तुष्टि। तो इसमें क्या ए, बी, सी, डी कूट में कौन सा आंसर सही है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है तर्कसंगतता प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यताओं में है, संगति है और सकारात्मकता है। तो ए, बी, सी सही है, डी नहीं है, अपूर्ण से तुष्टि। तो इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। और प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है मांग के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है जिसकी व्याख्या प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा की गई है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित समूहों की इकाइयों में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। तो विकुंचित मांग वक्र, तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा प्रोफेसर शिवजी द्वारा दी गई है। शिवजी जो है ए का थर्ड से मिलान हो जाएगा। ए, शिवजी थर्ड में दिया गया है। पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण, तो पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण हाल एवं हिच की अवधारणा है। बी, 4 से मिलान हो जाएगा। सी, अधिकतम बिक्री, तो अधिकतम बिक्री की बात प्रोफेसर बॉमेल अपने सिद्धांत में करते हैं, तो बॉमेल 1 से हो जाएगा सी का मिलान। और डी, सीमा मूल्य प्रारूप, तो सीमा मूल्य प्रारूप की बात बेन द्वारा अपने सिद्धांत में की गई है, डी का मिलान सेकंड से हो जाएगा। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, सी आंसर सही है 4 नंबर प्रश्न का। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो मापनीय उपयोगिता का सिद्धांत, फिर क्रमबद्ध या क्रम सूचक उपयोगिता, फिर प्रकट अधिमान, फिर न्यूमान मॉर्गेस्टन उपयोगिता सिद्धांत। तो सेकंड सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ए और डी सही है, तो इस हिसाब से डी हो जाएगा। और फोर्थ मापनीय उपयोगिता का सिद्धांत सबसे पहले। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? आर्थिक दक्षता, तकनीकी दक्षता, आवंटन दक्षता, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन फलन का विचार जो है वह तकनीक दक्षता से संबंधित है, तो 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के कोर में निम्न अंतर्निहित है? सभी पैरेटो अनुकूलतम आवंटन, सभी प्रतिस्पर्धात्मक आवंटन, सी, पैरेटो अनुकूलतम आवंटन में वृद्धि करने वाले आवंटन, और डी, सभी संभाव्य आवंटन। तो एक अर्थव्यवस्था के कोर में सभी संभाव्य आवंटन अंतर्निहित होते हैं, तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त मांग के किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत में स्थायी उपभोग वस्तुओं मानव पूंजी को सम्मिलित किया गया है?
तो मानव पूंजी जो है वह फ्रीडमैन अपने सिद्धांत में बताते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मुद्रा गुणक द्वारा किसका निर्धारण होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति, उच्च शक्ति मुद्रा, मुद्रा पूर्ति के अंग, अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं उत्पादन। तो मुद्रा गुणांक द्वारा उच्च शक्ति मुद्रा का निर्धारण होता है। मुद्रा गुणांक द्वारा उच्च शक्ति मुद्रा का निर्धारण होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, समूह फर्स्ट को समूह सेकंड की इकाइयों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। तो इसमें मुद्रा के प्रमुख समीकरण दिए गए हैं। तो mv बराबर pt की बात जो है वह प्रोफेसर फिशर द्वारा की गई है। तो फिशर थर्ड से मिलान हो जाएगा। ए का थर्ड किस में है? तो डी में है। तो ए का थर्ड डी में है तो डी एक ही में है, तो इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। इसके अलावा और जान लेते हैं mv बराबर kpy। तो mv बराबर kpy की बात जो है मार्शल द्वारा की गई है। सेकंड का मिलान सेकंड का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। और mv बराबर फंक्शन ऑफ आर वाई डब्लू। तो mv बराबर फंक्शन ऑफ आर वाई डब्लू या फ्रीडमैन द्वारा दी गई अवधारणा है। तो सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और mdp बराबर अंडर रूट 1/2 2bt/r। तो यह बामेल का सूत्र है। तो इसलिए डी का मिलान 4 से हो जाएगा। तो इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग जो है वह स्थायी आय पर निर्भर करता है, इसलिए बी आंसर सही है 11 नंबर प्रश्न का। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। किन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है? कम ब्याज दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है और निम्न ब्याज की दर पर पूंजी की पूर्ति मूल्य कम होती है। किन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है और कारण निम्न ब्याज की दर पर पूंजी की पूर्ति मूल्य कम होती है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही, आर ए का सही कारण है, यह सही व्याख्या करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन फिलिप वक्र का आकार कौन सा होगा? क्षैतिज पड़ी रेखा, ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, ऊर्ध्वगामी वक्र, अधोगामी वक्र। तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार जो है ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा होगा। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा होगा, इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रभाव मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर नहीं पड़ता है? पारिवारिक नगद मुद्रा, बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा, बैंकों के पास नगद कोष, नगद सुरक्षा अनुपात। तो पारिवारिक नगद मुद्रा जो है वो इसका प्रभाव मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर नहीं पड़ता है। बाकी बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा, बैंकों के पास नगद कोष, नगद सुरक्षा अनुपात, इन सब का प्रभाव जो है मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर पड़ता है। तो ए सही है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 15 नंबर प्रश्न है, क्या है? एशियन ड्रामा। निम्न में से मेल बिठाइए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। एशियन ड्रामा, तो एशियन ड्रामा के रचयिता जो है वह प्रोफेसर गुरनाल मिडल हैं। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। तो ए का मिलान थर्ड से सिर्फ बी में दिया गया है, तो बी सही हो जाएगा आंसर। बाकी आगे देख लेते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक। तो चॉइस ऑफ टेक्निक पुस्तक के लेखक जो हैं अमृत कुमार सेन, ए के सेन हैं। ए के सेन फर्स्ट में दिया गया है, बी का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। इसके अलावा सी में स्टेजिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र में ग्रोथ की बात जो है रोस्टो द्वारा की गई है। 5 प्रकार के ग्रोथ की बात करते हैं।
तो डब्ल्यू रोस्टो यह सेकंड से मिलान हो जाएगा। और स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यह हर्समैन द्वारा दी गई अवधारणा है, तो 4D का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो बी आंसर सही है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जिस क्रम में विकास के सूचक के रूप में निम्न सूचकों का प्रयोग हुआ उसको दर्शाएं। तो विकास के सूचक के क्रम में प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा 1967-68 में सबसे पहले नापी गई, यह अवधारणा आई। फिर इसके बाद PQLI 1970 में विकसित की गई अवधारणा है, और फिर HDI 1990 में विकसित की गई अवधारणा है। तो प्रति व्यक्ति आय, फिर PQLI और फिर HDI, तो इसलिए सही आंसर डी है 16 नंबर प्रश्न का। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण हैरडोमर प्रारूप में स्थिर वृद्धि की शर्त को पूरा करता है। तो हैरडोमर प्रारूप में स्थिर वृद्धि की शर्त जो है, वास्तविक वृद्धि दर बराबर वांछित वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर से पूरी होती है। तो इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह डी है। अगला 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं कौन सा कारण सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए, जब व्यक्तिगत लाभ एवं सामाजिक लाभ में अंतर होता है। बी, जब व्यक्तिगत लागत एवं सामाजिक लागत में अंतर होता है। सी, जब बाजार मूल्य साधनों की अवसर लागत परिलक्षित नहीं होती है। जब बाजार मूल्य या साधनों की अवसर लागत परिलक्षित नहीं होती है। और डी में दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ विद्यमान होते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जब बाजार मूल्य साधनों की अवसर लागत परिलक्षित नहीं होती है। 18 का सही आंसर सी है। 19 नंबर प्रश्न में क्या है, भारतीय नियोजन में किस योजना के निर्माण में प्रथम बार उपभोग उपप्रारूप का प्रयोग किया गया। उपभोग उपप्रारूप, किस योजना में उपभोग उपप्रारूप का प्रयोग किया गया। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में उपभोग उपप्रारूप का प्रयोग किया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1979 में समाप्त होनी थी, लेकिन 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। एक वर्ष पहले जो पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी वह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर छांटिए। राष्ट्रों में उन्मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि करता है। राष्ट्रों में उन्मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि करता है। आर, अल्प विकसित देश व्यापार में समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं है। बी आंसर सही है 20 नंबर प्रश्न में। अगला 21 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है, नीचे निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर छांटिए। संभाव्य आय में वृद्धि, तो संभाव्य आय में वृद्धि यह आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत है। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से, ए थर्ड से मिल गया। साधन की प्रति इकाई पर उत्पादकता, तो साधन पर प्रति इकाई की उत्पादकता जो है वह उत्पादकता की बात करता है, तो यह फोर्थ से मिलान हो जाएगा। सी, उत्पादन संभावना सीमा के भीतर उत्पादन, तो उत्पादन संभावना सीमा के भीतर उत्पादन जो है वह थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एक्स कुशलता हो जाएगा, यह फर्स्ट से हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वृद्धि सहित विकास, तो अर्थव्यवस्था में जब सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास किया जाता है तो ऐसे विकास को संतुलित विकास कहा जाता है। तो डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। तो थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड बी में दिया गया है। तो यह इसका सही आंसर 21 नंबर प्रश्न का बी है।
अगला 22 नंबर प्रश्न है, नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रियाएं दी गई हैं जिसमें आवंटन, उत्पादन, वितरण, स्थायीकरण। मसग्रेव के अनुसार उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं? तो आवंटन, उत्पादन और वितरण जो है यह क्रियाएं सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो आवंटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी आंसर सही है। 22 में अगला 23 नंबर प्रश्न है, लैफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है? तो लैफर वक्र का जो स्वरूप होता है वह उल्टे यू आकार का स्वरूप होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है? तो सार्वजनिक वस्तुओं में गैर प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक वस्तुओं में गैर प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा किसी प्रकार की नहीं होती है। गैर बहिष्करणता, प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है और सारी विशेषताएं सार्वजनिक वस्तुओं में पाई जाती हैं। प्रतिद्वंदिता की विशेषता या प्रतिस्पर्धा की विशेषता जो है वह निजी वस्तुओं में पाई जाती है। 24 का सही आंसर सी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। कथन ए, राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। आर, देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है, देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है, ये तो सही है। देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध, देशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। तो राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा जो है वह राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय की बात करता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो ए का मिलान सेकंड से, राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल व्यय माइनस गैर ऋण। तो बी का मिलान फोर्थ से हो जाएगा और प्राथमिक घाटा हो जाएगा। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, थर्ड से हो जाएगा मिलान। और मौद्रिक घाटा हो जाएगा वह आरबीआई से प्राप्त सरकारी ऋण। तो डी का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। डी का मिलान फर्स्ट से किस में है? ए में और सी में है। और ए का मिलान सेकंड से किस में है? सेकंड से ए और सी में है। बी का मिलान फोर्थ से किस में है? ए में है। तो इसलिए सही आंसर 26 का ए है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक होती है तो मांग की लोच जब पूर्ति की लोच से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में कर भार विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर कम पड़ेगा। विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर कम पड़ेगा। 27 बी सही है। बी में कर भार विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर कम पड़ेगा दिखाया गया है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, क्या है? जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.75 हो तो संतुलित बजट गुणांक का मूल्य कितना होगा? तो संतुलित बजट गुणांक 0.75 है। तो एमपीसी दिया गया है, तो 1/1 माइनस एमपीसी जब दिया गया है तो गुणक निकालने का सूत्र होता है। तो इसमें 1/1 माइनस 0.75, तो यह 1/0.25 हो जाएगा। तो यह 100/25 होगा, 4 आंसर आ जाएगा। 4 डी पर दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, व्यापार की आय शर्त में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है। ठीक है, बाकी क्या दिया गया है? आर, व्यापार की आय शर्त में परिवर्तन को व्यापार के लाभ का सूचक नहीं माना जाता, यह गलत है। तो इसमें कथन ए सही है, आर गलत है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, लियोनटिफ के अध्ययन के अनुसार क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करता है। उल्टा होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता है। 30 का सही आंसर बी है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, अनुकूलतम कर दर कर सिद्धांत के अनुसार जितना एक देश का विदेशी व्यापार का हिस्सा होता है उतना ही अनुकूलतम दर का परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। सेकंड, जितना सापेक्ष मूल्य परिवर्तन का मांग व पूर्ति पर प्रभाव अधिक होता है उतना देश को अनुकूलतम दर पर नीचा रखना चाहिए। और थर्ड में दिया गया है, यदि दूसरे देश की मूल्य लोच अधिक है तो एक देश को दर कर परिवर्तन से लाभ कम होता है। और फोर्थ में, जब तक दूसरे देश की व्यापार वक्र की लोच इकाई के बराबर या उससे कम है एक देश दर कर में वृद्धि कर सकता है। तो अनुकूलतम कर दर का सिद्धांत के अनुसार जो है इसमें सही आंसर, जितना एक देश का विदेशी व्यापार का हिस्सा होता है उतना ही अनुकूलतम दर पर परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। ये सही है, बाकी थर्ड सही है और फोर्थ सही है। और जितना सापेक्ष मूल्य परिवर्तन का मांग व पूर्ति पर प्रभाव अधिक होता है उतना देश को अनुकूलतम दर नीचा रखना चाहिए, यह गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट देखते हैं कोट में किस ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी आंसर सही है। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में मेल बिठाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। समूह फर्स्ट, समूह सेकंड। केंद्र परिधि सिद्धांत, तो केंद्र परिधि सिद्धांत की बात जो है वह प्रेबिस द्वारा, राउल प्रेबिस द्वारा की गई है। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। साधन अनुपात प्रमेय, साधन अनुपात प्रमेय की बात है, एक्सरोलिंग करते हैं, थर्ड एक्सरोलिंग सेकंड में दिया गया है। पारस्परिक मांग का सिद्धांत जो है, पारस्परिक मांग की बात मार्शल द्वारा की गई, फर्स्ट से हो जाएगा। और अधिरेक निकास सिद्धांत वाइनर, वाइनर किसमें है, जे वाइनर, डी 5 से। थर्ड सेकंड फर्स्ट 5, थर्ड सेकंड फर्स्ट 5, ए आंसर सही है 32 नंबर प्रश्न का। अगला 33 नंबर प्रश्न है, 34 मुंडेल मॉडल के अनुसार एक देश में, मुंडेल मॉडल के अनुसार एक देश में बाह्य संतुलन प्राप्त हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। बी, आंतरिक संतुलन के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। सी, बाह्य संतुलन की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करना चाहिए। और डी, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए, न कि मौद्रिक अथवा राजकोषीय नीति का। तो मुंडेल मॉडल के अनुसार एक देश को बाह्य संतुलन प्राप्ति हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, ए सही है। मुंडेल, फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल में संतुलन प्राप्त हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। 34 ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, 2002-03 के बजट में तर करों की उच्चतम सीमा यह 35% होगा। और वर्तमान में अगर जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी में जो कर की दरें हैं वह 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। वर्तमान में कर की जो उच्चतम सीमा की बात की जाए तो 28% कर लगाया जाता है। और जब यह प्रश्न पूछा गया तो 35% कर जो है उच्चतम था। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के अंश की अगर बात की जाए तो 45% के आसपास है। और वर्तमान में यह जो अंश है तृतीय क्षेत्र का अंश 50% के आसपास बना हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आता है, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान 16 से 18% के बीच में है। द्वितीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्माण उद्योग शामिल किया जाता है, जिसका 25 से 30% योगदान है जीडीपी में। और तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आईटी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिसका 55 से 60% योगदान जीडीपी में देखने को मिलता है। समय समय के अनुसार बदलता रहता है। अगला 37 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के विषय में नीचे लिखे कथनों में कौन सही है। हरित क्रांति भूमि सुधार से हुई, हरित क्रांति HYV
बीजों के उपयोग से हुई, हरित क्रांति, उर्वरक के बढ़ते प्रयोग से हुई, उपयुक्त सभी सही हैं। तो हरित क्रांति के संबंध में यह सारे कथन सही हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सही कूट चुनिए। भारत में सुधारोत्तर काल अंतर्जातीय विषमताएं बढ़ी हैं। भारत में सुधारोत्तर काल अंतर्जातीय विषमताएं बढ़ी हैं, सही है। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था जो धनी राज्यों में उद्योग के संकेंद्रण को बाधित करती थी, 8 को समाप्त कर दिया गया है, यह भी सही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी आंसर सही है 38 नंबर प्रश्न का। अगला 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। रंगराजन समिति, अगर रंगराजन समिति की बात की जाए तो रंगराजन समिति जो है इसका गठन विनिवेश से है, या इसका संबंध विनिवेश या अनिवेश से है। इसके अलावा 2012 में गरीबी की समीक्षा के लिए भी इसका गठन किया गया था। तो ए का मिलान हो जाएगा, विनिवेश थर्ड से हो जाएगा। नर्सिंग समिति 1991 में और 1998 में गठित की गई थी, जिसका कार्य वित्तीय क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो बी वित्तीय क्षेत्र में सुधार 4 से हो जाएगा। केलकर समिति का गठन, एक केलकर समिति 2002 में गठित की गई, जिसे केलकर समिति फर्स्ट कहा गया, और केलकर समिति सेकेंड 2015 में गठित की गई। जो फर्स्ट समिति थी वह कर सुधार से संबंधित थी, केलकर समिति 2002 में जो गठित की गई थी, और 2015 में जो समिति गठित की गई थी वह अवसंरचना विकास हेतु पीपी मॉडल तैयार करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करना था। तो केलकर समिति के संबंध में जो कर सुधार से संबंधित है, तो सी का मिलान 1 से हो जाएगा। और मल्होत्रा समिति 1993 में गठित की गई, जो बीमा सुधार से संबंधित है, तो डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। तो थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, ए आंसर सही है 39 नंबर प्रश्न का। अगला 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में भारत के चालू खाते में आधिक्य था? भारत के व्यापार संतुलन या चालू खाते में अगर आधिक्य की बात की जाए तो आधिक्य जो है वह 1972-73 के वर्ष में और 1976-77 के वर्षों में था। 72 और 73 में जो आधिक्य था वह 104 करोड़ रुपए का आधिक्य था, और 76-77 में व्यापार संतुलन में जो आधिक्य था वह 68 करोड़ रुपए का था। और बाकी 1949 से 49-50 से 2015-16 तक जो है वह व्यापार संतुलन ऋणात्मक ही रहा है। सिर्फ 1972 और 73 तथा 1972-73 और 76-77 को छोड़कर व्यापार संतुलन ऋणात्मक रहा है। इन 2 वर्षों में व्यापार संतुलन धनात्मक रहा है। तो इनमें 72, 73, 76, 77 है ही नहीं ऑप्शन में, तो सही आंसर जो हो जाएगा डी, कोई नहीं हो जाएगा इसमें से, डी आंसर सही है 40 नंबर प्रश्न का। अगला 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न में क्या है, पिछले 3 वर्षों में इनमें से किन देशों के साथ भारत का व्यापार आधिक्य था? तो इनमें व्यापार का आधिक्य जो है वह यूएसए और यूके के साथ था। तो यूएसए और यूके बी ऑप्शन में दिया गया है, ए और सी बी में दिया गया है। अगला 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के संपूर्ण कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश आजकल कितना है? तो प्रत्यक्ष करों का अंश जो है वह 37 था, और वर्तमान में प्रत्यक्ष करों का अंश 40% है, अप्रत्यक्ष करों का अंश 60% है। तो यह वर्तमान समय की बात है। अगला 43 नंबर प्रश्न है, ब्याज भुगतान आजकल केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का, तो ब्याज भुगतान आजकल केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का 25% है। तो आंसर सही इसका जो हो जाएगा बी है। 44 नंबर प्रश्न है, जब 2 समय श्रेणियों के उतार चढ़ाव ऋणात्मक सहसंबंधित हों तब प्रवृत्ति उसी दिशा में हो सकती है, प्रवृत्ति विपरीत दिशा में हो सकती है, प्रवृत्ति अनुपस्थित है, एक सार्थक प्रवृत्ति आकलन करना कठिन है। तो जब 2 समय श्रेणियों के उतार चढ़ाव ऋणात्मक सहसंबंधित हों तब प्रवृत्ति जो है
उसी दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकती है। बी आंसर सही है 44 प्रश्न का। अगला 45 नंबर प्रश्न है, कथन ए, बहुसंख्यक प्रतिदर्श के लिए माध्य के परीक्षण के लिए मानक प्रसामान्य आवंटन का प्रयोग किया जा सकता है। जब मूल्य समष्टि का प्रसामान्य आवंटन हो तब उस समष्टि से निकाले गए प्रतिदर्श का टी आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह सी है। सी मतलब, सी का मतलब क्या हुआ, ए सही है, आर गलत है, सी। अगला 46 नंबर प्रश्न है, दो विकल्पों x तथा y का प्रत्याशित मूल्य एक समान है लेकिन y का प्रसरण x के प्रसरण से अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुनता है वह है, तो वह क्या है, वह जोखिम विमुख है। बी आंसर सही है 46 का। 47 निम्नलिखित में से कौन प्रतिदर्श आवंटन नहीं है? मानक प्रसामान्य आवंटन, पॉयस आवंटन, टी आवंटन, वाई स्क्वायर आवंटन। तो प्रतिदर्श आवंटन जो है मानक प्रसामान्य आवंटन नहीं है। 47 का सही आंसर ए है।